प्रदेश का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, सब जगह से रुझान आने शुरू हो गए हैं, ट्रेंड आने शुरू हो गए हैं। हालांकि और कोई समय होता तो अब तक रिजल्ट भी आ जाते, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल है, बहुत ही सावधानी से गिनती चल रही है। और ऐसे में अब आज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इलेक्शन कमिश्नर की, वो उनके हिसाब से देर रात तक नतीजे सामने आएंगे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में 4 करोड़ मतदाताओं ने अपना मतदान किया। कुल टोटल 7.5 करोड़ मतदाता हैं। 54% जो मत पड़े थे उसके हिसाब से 4 करोड़ मतदाता हैं और अभी तक मात्र 1 करोड़ वोटों की गिनती की जा चुकी है और 3 करोड़ यानी कि अभी 1/3 वोटों की 1/4 वोटों की गिनती हुई है। 3/4 वोटों की गिनती अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, एग्जिट पोल के उलट यहां पर रुझान एनडीए के पास में नजर आ रहे हैं, एनडीए के साथ में नजर आ रहे हैं और आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटों पर, एक पर अभी तक निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने उनको थोड़ा पीछे कर दिया है। तो इस तरह समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। ये बात तो यूपी की हुई। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उसमें से 8 सीट पर कांग्रेस आगे है, 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 8 की 8 सीटें पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आगे है। अब सवाल ये उठता है, अगर इसी को हम नतीजे मान लें तो क्यों विपक्ष की ये दुर्गति हो रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है? कैसे आगे बढ़ रही है? उसके पीछे के कारण क्या है? ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में तमाम गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुजीत श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं, पटना से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सुजीत जी आपका। हमारे साथ में हमारे सलाहकार संपादक भी जुड़ चुके हैं, के बख्श जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी। सीधा रुक करेंगे के बख्श का। के बख्श जी, आप कैसे देखते हैं इन चुनाव के परिणामों को? पहले मैं आपको बता दूं कि 243 सीटों पर जो चुनाव हुए बिहार में, उसमें से 127 सीट पर एनडीए आगे चल रही है और 107 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है। तो इस लिहाज से यह देखा जाए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की तो उतनी नहीं चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह बनाया था उस चक्रव्यूह में पूरा विपक्ष फंस चुका है। हम ये बात बार बार कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। अभी 3/4 वोटों की गिनती बाकी है, इसलिए ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि एनडीए की जीत हो गई है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है उस तस्वीर के हिसाब से हम अभी चर्चा करेंगे और जैसे जैसे परिणाम आते जाएंगे ये तस्वीर अपने आप साफ होती जाएगी। चलिए, हमारे साथ में खास मेहमान है, उनसे आपका परिचय मैंने कराई दिया। बख्श साहब, आप कैसे देखते हैं चुनाव को? जैसा आपने पहले ही कह दिया कि अभी ये जो इसको क्या बोलते हैं, नतीजे नहीं हैं जी, रुझान आए हैं। हाँ, ये नहीं रुझान नहीं। अब तक तो 12 साढ़े 12 बजे तक आपके सारे परिणाम आ जाते थे, लेकिन ये चूंकि कोरोना काल है इस लिहाज से बहुत धीमी गति से ही चल रहा है और यही कारण है कि देर रात तक चुनाव आएंगे, परिणाम आएंगे। मैं आपकी बात को ही बल देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं जी कि अभी ये परिणाम नहीं है जी, ये रुझान है। और अभी आप बता रहे हैं कि तीसरा चरण चल रहा है, कई चरण और बाकी हैं। तो अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। हाँ, रुझानों से जरूर पता चलता है कि मोदी, योगी और शाह का जो है ये तिगड़ी जो है रंग लाई है। और रुझानों से तो पता चलता है कि संभवतः है वो सरकार बने, लेकिन ये कहना बहुत ही अभी जल्दी होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने जो
खातों में पैसे दिए थे किसानों के, आम जनता के, और लोगों को गैस दिए थे, उसका भी कुछ असर पड़ा है। और मोदी, ये जो कहा जा रहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो मुझे लगता है कि अभी रुझान ही अभी से सही बात नहीं कहा जैसे क्या है। लेकिन लालू यादव ने जो बिहार में भी करीब एक दशक तक साथ किया, उसका कोई असर इसमें अभी रुझानों से तो नहीं पड़ता नजर आ रहा है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से MY फैक्टर भी रुझानों के हिसाब से अभी कोई कारगर साबित नहीं हो रहा है, और अन्य पार्टियों का भी इसमें कोई विशेष योगी मोदी और शाह का जो है गठबंधन काफी नजर आ रहा है, लेकिन अभी रुझान है। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे टीवी चैनल्स ने और चाणक्य वगैरह ने जो अपना आकलन किया था कि जो तेजस्वी सरकार बना लेंगे और बीजेपी का सफाया हो जाएगा, नीतीश जो नहीं रिपीट हो पाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें जल्दी में किया गया, अतिस्था में किया ये जो है विश्लेषण है, और इसको जल्दी ही कहा जाएगा। अभी रुझान आना बाकी है, अभी रुझान आ ही रहे हैं, अभी कई चरण बाकी हैं, तो अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश जी रिपीट होंगे। जी, मतलब अभी समय है, कुछ भी हो सकता है, देर रात तक परिणाम आएंगे, कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ में सुजीत श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, पत्रकार है पटना से। सुजीत जी, क्या कहेंगे आप? इस दौर में बैलेट का मजा आ रहा है अभी चुनाव रुझानों को देखते हुए, क्योंकि वो दौर आप याद करें जब बैलेट पेपर पे जब वोट पड़ते थे तो लोग देर रात तक चुनाव के रुझान का और परिणाम के बारे में उसको परिणत होने की इंतजार करते थे। बस वही आ रहा है। बहरहाल देखिए प्रदीप जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो रुझान जो हमें अभी दिख रहे हैं, इसमें निसंदेह एनडीए आगे है, और लेकिन यहाँ पे बहुत ये भी चीजों का ध्यान रखना कि कई ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 50 से ऐसी सीटें हैं जहाँ 1 से लेके 1000 तक का मार्जिन है, और वो चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा ये उन्हीं 50 सीटों पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी सीटें जो कांस्टेंट वहां पे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और ये बहुत दिलचस्प हो जा रही है इस लड़ाई को देखने में, क्योंकि उसके बाद ही तय हो पाएगा कि मैंडेट आखिर है किसके साथ। प्रदीप जी, देखिए सुजीत जी, अब मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगा। पहले एग्जिट पोल में गठबंधन, आरजेडी गठबंधन को आगे दिखाया जाता है, अब जो रुझान जा रहे हैं वो उसके उलट हैं, तो एतबार किस पर किया जाए इस बारे में? कि अमूमन आप इस चीज को उठा के अगर देख ले तो बिहार में एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं हो पाते हैं। आप इतिहास को उठा के देख लेंगे अगर, तो कमोबेश आपसे ये देखने को मिल जाए कि बिहार में जो भी एग्जिट पोल होते हैं वो बिहार में आकर लगभग फेल हो जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, लेकिन लगभग वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, मैं जब चुनाव हो रही थी और उसके बाद से मेरी जब कुछ लोगों से बातचीत होती थी, महिलाओं से बातचीत होती थी या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बातचीत होती थी, तो मैं आपको यहाँ एक जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि साइलेंट जो वोटर थे वो अपनी बातों को नहीं बता पाते थे, यानी कि उनके मन में क्या है वो पहले से तय करके रखते थे। लेकिन जो एग्जिट पोल जो होते हैं वो तो मुखर लोगों से सैंपल लेके और फिर तय कर दिया जाता है। तो बहरहाल मेरा अपना ये मानना है कि 40,000 और 60,000 अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो 40,000 60,000 सैंपल के बाद से आप 4 करोड़ 5 करोड़ जो वोट पड़ रहे हैं, आप उसको नहीं तय कर सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मैंडेट किसके साथ रहेगा। हाँ, जहां तक आप अब मैं ये सुजीत जी बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, सुजीत जी बने रहिए हमारे साथ में, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो आप ही के पास दोबारा से रुक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बिहार की जनता सोचती क्या है, समझती क्या है। फिर बता दें आपको कि हम ये लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साफ कर दिया है कि अभी मात्र 1 करोड़ वोटों की गिनती हुई है और 3 करोड़ वोट अभी गिनने बाकी हैं, यानी कि 3/4 अभी चुनाव की गणना होनी बाकी है। ये पहला 1/4 ही अभी गणना हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान रुझान है उसी पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो।
की न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बारी सब करो तैयारी, आगे बारी सब करो तैयारी। जगमग चमकत आगे देवारी, बिहार बने के करो तैयारी, बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार दिवारी, बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार दिवारी। सो तिहार अलग है भाई, बज के रहबो इही कमाई। गेरू छूनी रंगोली लाना, मास्क लगा के बाजार जाना, ओसा लुगरा आम के पाना, बिछिया मुतरी टिकुली लाना, करधन बेरी कांसा के थारी, गोबर माटी के दिया के पारी, ठेठरी खुरमी लाई बतासा, कोरोना माँ काम के आसा। मेल जोल में ध्यान जरूरी, 2 गज के रखना है दूरी। हाथ धोना बारंबार, जिंदगी ला जब करतन प्यार, हर हाथ लाबूता राह न खाली, सरी मन के मन दिवाली। लक्ष्मी पूजा रौत नाचा, नामो दबड़ा होली बाजा, मुखिया जी के यही विचार, सुरक्षा के साथ मने त्योहार। जम्मो भाई बहनी लड़का सियान मन ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमला बहुत सावधानी के साथ तिहार मनाए के जरूरत है। कोरोना है तब पेरुक बीमारी आए तेला तो सबो जानता, जुड़ मिल के तिहार मनाहू, गोबर और माटी के दिया घर घर जलाहू। आप सबो झन ला मोर ढार ले गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथ। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम सुजीत जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले केबक्स जी का रुख करेंगे। केबक्स जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जो चुनाव है, देश का कहीं भी कोई चुनाव हो, आपको लगता है कि विपक्ष के पास में कोई रणनीति नहीं है, कोई साझा नीति नहीं है और सत्ता पक्ष के पास में बहुत मजबूत चीजें हैं जिसके हिसाब से वो अपनी निगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं? बात सही कर रहे हैं प्रदीप जी कि विपक्ष एक तो बिहार के चुनाव पर चर्चा चल रही, इसलिए बिहार को ही मैं केंद्रित करूंगा। लालू सत्ता से बाहर हैं 1 दशक से लगभग। इसी प्रकार ये जेपी वाले जो लोकतांत्रिक जनसंघ पार्टी वाले वो सत्ता में जरूर हैं, लेकिन वो उनके पिताजी सत्ता में जरूर थे, लेकिन वो गठबंधन के तहत थे, तो मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो गठबंधन की भूमिका होती उसी में थे, जो चाहते थे पूरा नहीं कर पाते थे। एक इसका तो ऐसा नहीं कि विपक्ष प्रकार से मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बीच में नहीं, मुद्दे तो तमाम है, मुद्दे तमाम है, निजीकरण है, बेरोजगारी है और महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष के पास में कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। रणनीति बिखरा हुआ नजर आ रहा है विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जो ये गठबंधन बनाया गया है, जो पांच महागठबंधन में ओवैसी का, मायावती का, अन्य 3 दलों का, और
ये भी गठबंधन वहां कोई बिहार में काम नहीं कर पाया है। जैसा कि अभी फिर मैं कह रहा हूं कि ये नतीजे नहीं है, ये सिर्फ आकलन आ रहे हैं। नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो जो वर्तमान की स्थिति है उसी पर बात कर रहे हैं। ये हमने बार बार दोहराया, अपने दर्शकों को याद दिला दे, मैं फिर से याद दिला देता हूं कि ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये वर्तमान परिस्थितियों पर कर रहे हैं, लेकिन अभी 3 करोड़ वोटों की गिनती होना बाकी है, वो भी ईवीएम की। इसलिए इसको अंतिम परिणाम ना समझा जाए, इसे मात्र एक रुझान ही समझा जाए और आसाम देर रात तक पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर जीता कौन और हारा कौन। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, ये विपक्ष की नाकामी है या सत्ता पक्ष की कामयाबी, क्योंकि सत्ता पक्ष इतना मजबूत है, उसको कैसे कहां क्या करना है उसे पता है, और विपक्ष को कोई जानकारी ही नहीं है। सतीश जी, ऐसा नहीं है। अभी जैसा कि आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि अभी नतीजे नहीं है, ये आपके अनुमान आ रहे हैं, इतनी सीटों पे इतना हुआ, रुझान है, अभी ये नतीजे नहीं है। अभी मतलब लगभग 3 करोड़ लोगों के भी मतदान पेटियों में बंद है। अब जी इससे साफ साफ आकलन कर लेना कि विपक्ष की नाकामी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। स्थिति यह है कि विपक्ष ने भी 5 दलों का गठबंधन बनाया है, ऐसा नहीं कि ओवैसी मायावती का कोई कारगर नहीं आया, लेकिन अभी ये रुझान आ रहे हैं, रुझान के बाद ही ये कहा जा सकता है विपक्ष की नाकामी है या नहीं। अभी तो सिर्फ रुझान आ रहे हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए थे तो ब्यूरोक्रेसी में मायावती ने सबको विभाग भी बांट दिए थे। उस समय चुनावी नतीजे भी नहीं आए थे, कौन प्रमुख सचिव हुआ कौन होगा। इसी प्रकार अखिलेश ने भी अपने हिसाब से किया था, लेकिन रिजल्ट जो जितने आकलन आए थे, जितने सर्वे आए थे, सब धराशायी हो गए। तो अभी पूरे नतीजे नहीं है, इसलिए अभी ये कहा जाना विपक्ष की नाकामयाबी है या सत्ता पक्ष की जीत है। मैं बार बार कह रहा हूं भक्ति कि ये तो जो वर्तमान की तो अभी इसमें तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए। अगर रिजल्ट पूरी तरह से आ जाए तो उस पर आकलन किया जाता है विपक्ष की नाकामी है कि नहीं। अभी ऐसा करना उचित नहीं होगा। सुजीत जी, चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के विधानसभा चुनाव से, वो खबर हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि देर रात तक चुनाव परिणाम आएंगे, तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। केवटी सीट से आरजेडी के और बीजेपी के मुरारी लाल चल रहे हैं आगे। ये केवटी सीट की हम बात कर रहे हैं। 243 वोट से पीछे चल रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जी। केवटी सीट से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे हो गए हैं, पीछे चल रहे हैं, और मुरारी लाल आगे हो गए हैं। 243 वोटों से पीछे चल रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। ये एक बड़ी खबर है बिहार से। जरा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या करें, जरा सुन लेते हैं। इस प्रकार से समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले हर व्यक्ति के स्वाभिमान सम्मान की चिंता है और वो स्वावलंबी बन सके और स्वाभिमान के साथ जिंदगी गुजर बसर कर सके। उसी प्रकार से हम श्रमिकों को भी हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर, एक सवाल और था मेरा, उपचुनाव को लेकर बढ़ाए हुए है, लगातार 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में निर्णय जनता के हाथ में होता है और जनता ही चुनती है, किसे स्वीकार करती है किसे अस्वीकार करती है। इसका लाइसेंस किसी विपक्ष पार्टी के पास नहीं है।
जनता के पास है वो दे रही है। जीत का श्रेय किसको देंगे? स्वाभाविक रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और जन जन तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के फलस्वरूप विजय से हासिल हो रही है। जनता ने उसका स्वागत किया। बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन पड़ रहा है और सरकार बन रही है। अब अंतिम निर्णय आने पर ही कुछ हम कह सकेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बिहार के जनता ने मोदी जी को पसंद किया है। मतदान की बात की जाए, बीजेपी बढ़त बनाए हुए अच्छा प्रदर्शन। दोहन किया है, गरीबी के साथ दोहन किया है। वो ये सब अपने जो पूरे पुराने समय के जो पाप हैं वो काट रहे हैं। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway now. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिवमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0%
निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सुजीत जी का रुख करेंगे। सुजीत जी, आप चुनाव बिहार से ही हैं, पटना से हैं, हमें ये बताइए कि क्या मैं जो सवाल हमारे यहाँ सहयोगी जो हैं उनसे मैं पूछ रहा था वक्त साहब से, वही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। क्या ये सत्ता पक्ष की कामयाबी है या विपक्ष की नाकामयाबी है? विपक्ष अपने आप को बड़ा नहीं कर पा रहा है और सबको साथ में लेकर के नहीं चल पा रहा है। सत्ता पक्ष ना सिर्फ सब साथ में ले पा रहा है बल्कि विपक्ष की रणनीति को खत्म भी कर रहा है। मैं आपको ये बात यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि चुनाव में पक्ष या विपक्ष दोनों ने एक साथ अपनी लड़ाई को अंजाम दिया। लोगों तक गए, लोगों तक पहुंचे। यहाँ 2-3 चीजें बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे, जो मुझे लगता है इस चुनाव में वो सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनके घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर जल रहा है, या महिला वो जो दारूबंदी से बहुत इस पर बात करूंगा नहीं, ये इस पर बात करूंगा सुजीत जी आपसे। मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज हुए लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष उनको अपने पास में नहीं रख पाया और वो दोनों से अलग हटके तीसरा गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती अलग से चुनाव लड़ रही है, ओवैसी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारा जो एक और थर्ड फ्रंट बना था, उसने क्या विपक्ष के गठबंधन में चोट पहुंचाई है? विपक्ष के गठबंधन को आप देखें, वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की थी, उन्होंने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही महागठबंधन को छोड़ दिया था। कहने का मतलब केवल ये है कि कोई न कोई ऐसी रणनीतिक भूल विपक्ष के पास जरूर हुई है जिसका खामियाजा हमें आज ये वोट के रूप में देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं सवाल ये आपसे इसीलिए कर रहा था कि विपक्ष में जो लोग हैं वो अपने आप को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे हम की बात करें, मांझी छोड़ के चले गए, तमाम नेता उनके छोड़ करके उधर चले गए। उसके अलावा ये जो तीसरा फ्रंट बना, उनको अपने साथ जोड़ नहीं पाए, जिससे कि जो उनका वोट बैंक है उसमें सेंध लग गई। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा। आप याद करें, विपक्ष जब लोकसभा चुनाव हो रहा था एनडीए पार्ट 1 में, उस समय रालोसपा बिल्कुल नई पार्टी बन के आई थी और नई पार्टी बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक जहां जहां अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था वहां से उनको जीत मिली और वो केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। कालांतर में जो भी हुआ हो, जो भी मतभेद, राजनीतिक मतभेद हुआ हो, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता। वहीं पर आप इस चुनाव में आप देखें, वीआईपी पार्टी जो निषाद समाज के वोटर पे अच्छी खासी है, वो दूसरे महागठबंधन के साथ ही सीट बंटवारे को लेकर उनका विवाद हुआ और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष तेजस्वी यादव से उनके सामने उन्होंने घोषणा की है। वो लेकिन यहाँ पे इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा। जब आप साथ में चुनाव करते हैं, जब आप किसी से गठबंधन करते हैं, तो अपना दिल और दायरा भी बहुत बड़े रखने की जरूरत है। बिल्कुल मैं वही कह रहा था कि क्या ये संकीर्ण मानसिकता विपक्ष की यही कारण बन रही है उनके हार का, क्योंकि वो दिल बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, सीटें नहीं दे पा रहे हैं दूसरे लोगों को।
जी मैं अभी वही जिक्र कर रहा था। इसके पहले देखिए इसकी 2-3 चीजें हैं। अगर किसी विपक्ष में अगर कोई मजबूत पार्टी है जिसको अगर फील्ड से फीडबैक मिल रहा है कि हमारा कंसोलिडेटेड वोट है जो हमारे लिए वोट में तब्दील हो सकता है, उस फीडबैक पे भी पार्टी जो है विपक्ष में काम करती है। लेकिन साथ में अब आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि चाहे वो कोई भी आपका गठबंधन में सहयोगी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसको उतनी अहमियत तो देने की जरूरत तो पड़ती ही है। इसीलिए मैं सुजीत जी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वोट का अब जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तमाम सीटें ऐसी होती हैं जिसमें 500 से लेकर के 1000 वोट तक का मार्जिन होता है। ऐसे में एक एक वोट कीमती होता है और इन लोगों को साथ ना ले पाना एक बड़ी रणनीतिक चूक है क्या ये? है प्रदीप जी, क्योंकि आपने जैसे अभी कहा एक एक वोट कीमती होता है, बिल्कुल सही बात है, एक एक वोट कीमती होता है। आप देखें यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि ठाकुरगंज से जो एनडीए के उम्मीदवार थे केवल 9 वोट से आगे चल रहे थे। या आप यहाँ पे ये देखें कि 9 वोट आगे नहीं है, लेकिन एक सीट आगे जरूर दिखाई दे रहा है। और एक सीट सरकार बनने और बिगड़ने में बहुत बड़ा मादा रखती है। तो विपक्ष को तो ये चीजें तो समझनी चाहिए कि ठीक है सुजीत जी, मैं दूसरी चीज आपसे इसके उलट समझना चाहूंगा। एक ये तो विपक्ष की नाकामी हो गई कि वो बाकी लोगों को अपने साथ में नहीं जोड़ पाए, लेकिन इसके उलट क्या ये सत्ता पक्ष की कामयाबी है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है कि वो नीतीश से लाख इंटरनल फाइट होते हुए भी एक साथ दोनों लोग चुनाव लड़े? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उन्होंने थर्ड फ्रंट बनवा दिया। ये मायावती, उपेंद्र कुशवाहा, उवैसी, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सारा वोट बैंक तेजस्वी के वोट बैंक में जुड़ता अगर ये लोग अलग से चुनाव ना लड़ते तो क्या ये सत्ता पक्ष की कामयाबी है, उनकी रणनीतिक कौशल का ये नजारा है कि वो हर बार जीत हासिल कर पा रहे हैं? मैंडेट एनडीए को मिल रहा है तो वाकई कामयाबी कह सकते हैं कि वो अपनी रणनीतिक कामयाबी में सफल रहे हैं। अब आप एक चीज और देखें, अगर जो सीमांचल की जो इलाके हैं वहां पर जो मेरे पास सूचना आई थी, जो मेरे पास इनपुट्स आए थे, उस इनपुट्स पे मुझे ये जरूर सूचना मिली थी कि 15 से 20 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर आईमीम अपना छाप छोड़ने में सफल हो रही है। बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सीमांचल के जो इलाके हैं आमतौर पे उनके वोट या तो आरजेडी को जाते हैं या फिर जदयू को जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीजें अब देखने को नहीं आई। वहां पे आईमीम ने अपनी घुसपैठ की और वोटों का बिखराव हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक फायदा महागठबंधन का जरूर है कि जो उनका परंपरागत वोट बैंक था अब वो उनके तरफ लौट रहा है। लेकिन बहरहाल अब तो इंतजार करना पड़ेगा कि लौट रहा है तो ये बदलाव जो है हमें अगले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। नहीं, कब तक लौटेगा भाई? 15 साल हो गए सूखा पड़े हुए और अब तो ये 16वां साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत है, 27 साल यूपी बेहाल, 28 साल यूपी बेहाल, 30 साल यूपी बेहाल, तो ये सूखा कब तक चलेगा? चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल पे जो भी चीजें हैं, जो रणनीति है, जो वोट बैंक है, जो कास्ट फैक्टर है, उनको उन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपनी रणनीति को बनानी चाहिए। क्योंकि मैं 2 चीजें आपसे डिस्कस और करूंगा, फिर हमारे सहयोगी के पास में हम लोग चलेंगे। एक चीज मैं मुद्दे की अगर हम बात करें, अगर तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बड़ी शानदार तरीके से उठाया, भीड़ जुटी, कोई शक नहीं है, अच्छी तरीके से, और जिसका यह परिणाम है कि वो 100 से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर जो नीतीश ने किया वो महिलाओं के लिए सबसे मुफीद साबित हुआ। शराबबंदी एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, क्योंकि शराब से ज्यादातर महिलाएं प्रताड़ित रहती हैं। पुरुष शराब पीते हैं और घर में आकर के महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। तो क्या ये दोनों महिला और युवाओं की लड़ाई को भी हम देख सकते हैं? जब 10 लाख जॉब की बात कही थी तो वो एक चप से जाके वो एकदम उसने अपना इफेक्ट किया और लोगों पर वो एकदम बिल्कुल स्प्रेड हो गया वो कि 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, जिसका माइलेज तेजस्वी को देखने को भी मिला। लेकिन मैं यहाँ ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने दारूबंदी के का जो डिसीजन लिया, फिर महिलाओं के लिए जो उन्होंने 35% आरक्षण की बातें कही, तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार के लिए मतलब जब भी इलेक्शन होता है तो वो उनके लिए बिल्कुल एकदम
रास्ता क्लियर कर देता है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, आप ग्रामीण इलाकों में जाएं, आपको एक चीज वहां जरूर देखने को मिलेगी, महिलाएं वहां भले कुछ करे या ना करे, लेकिन इस चीज को जरूर एडमिट करती हैं कि दारूबंदी से हमें बहुत फायदा है। वो इस चीजों को जरूर मानती है कि पहले जो शख्स दारू पी के आता था, हल्ला हंगामा करता था, भले ही आज वो पी रहा है लेकिन कम पीता है, क्योंकि दारू मिलनी नहीं है पहले की तरह, सरसुलभ खरीदना भी है, तो धीरे धीरे आदत जाएगी ना, आदत तो धीरे धीरे ही जाएगी। दारूबंदी से हमें बहुत फायदा होता है। बिल्कुल, मैं वही समझना चाह रहा था आपसे जी। जो नीतीश जो घर से निकलती है और वो जाएंगी और एनडीए या जो भी नीतीश कुमार के साथ जो भी है उनको चुपचाप अपना वोट देके चली जाती है। अगर ये मैंडेट मिलता है, अगर जादुई आंकड़े को नीतीश कुमार पार कर लेते हैं, एनडीए पार कर लेता है, तो इस चीज को समझने में कहीं कोई, मुझे लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए। ये उसी साइलेंट वोटर ने फिर अपना कमाल किया है प्रदीप जी। बिल्कुल, ये हम बहुत बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साइलेंट वोटर है महिलाएं, और चूंकि शराबबंदी एक बहुत बड़ी बात है, और नीतीश ने यह भी कहा कि जो बाकी प्रदेश कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें कि जो आबकारी विभाग है वो दूसरा सबसे बड़ा विभाग है रेवेन्यू कलेक्शन का, 30,000 करोड़ रुपए यहां पर आते हैं। लेकिन नीतीश ने कहा कि हमारे यहां अगर 17,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आ रहा था तो वो पैसा अब दूसरी चीजों पर खर्च हो रहा है और वहां से रेवेन्यू आ रहा है, तो ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी दूसरे मुख्यमंत्रियों को शराबबंदी के लिए। ये डिसीजन तो लेना ही होगा, हार्ड डिसीजन तो लेना ही होगा। नीतीश जी ने इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक दारूबंदी करके बहुत बड़े एक रेवेन्यू के सोर्स पे एक जुआ खेला था एक तरह से, क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स, दारूबंदी का रेवेन्यू जो होता है वो फिक्स होता है, आप वो थोड़ा बहुत उसमें ऊपर और नीचे होता है, लेकिन उस रेवेन्यू को के ऊपर नीतीश कुमार ने दांव खेला और उन्होंने इस चीज को रोका। देखिए, मैं इस चीज से बिल्कुल एडमिट करता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है। कई ऐसे परिवार थे जो दारू के कारण चौपट हो चुके थे, लेकिन आज उसी नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला तबाह हो जाता है, पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता है इस दारू से जी। बाद आप जाके देखें, अगर कोई दारू पीता भी है तो चुप मार के पीता है, अलग होके पीता है। पुलिस भले ही उससे 5 किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसके मन में डर बहुत बना रहता है कि पुलिस घर में जाके फिर उत्पाद भी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर पता चल गया कि आपने दारू पिए तो आप सीधा जेल जाएंगे। ये सब तुरूप का इक्का है, और ये तुरूप के इक्के ने ही अभी कमाल किया है। जो मैंडेट अगर ये बदलता है, जो रुझान अगर मैंडेट में बदलता है, ये साइलेंट किलर, साइलेंट वोटर जो है। एक सुजीत जी, एक सवाल जल्दी से आपसे और लेंगे और फिर उसके बाद में आएंगे बख्श आपके पास में। क्या विपक्ष, मैं जो बार बार कर रहा हूं, विपक्ष कोई कारगर रणनीति नहीं बना पा रहा है। बात राहुल गांधी की करें, गुजरात के चुनाव में हिंदू का चोला ओढ़ा, कर्नाटक के चुनाव में हिंदू का चोला ओढ़ा, कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद अब चूंकि बिहार में मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, इसलिए यहां पर हिंदुओं का चोला नहीं ओढ़ा। तो क्या ये रणनीतिक चूक इस लिहाज से भी है क्योंकि हिंदू के वोटों में वो सेंधमारी नहीं कर पा रहे? मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ बताना चाहूंगा। आप जो बिहार चुनाव में जितने भी भाषण हुए हैं, आप एक बार जरा उनको गौर से देखिएगा। एनडीए ने अपनी बातों को, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रभक्ति का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो नीतीश कुमार के सुशासन का मुद्दा हो, उसने पॉइंट दर पॉइंट उठाया। कब कहां किस चीजों को उठाना है, ये एनडीए के रणनीतिकारों ने बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल किया, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ये। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। कोरोना पैंडेमिक में जब लॉकडाउन हुआ तो हर गरीब के खाते में, मुझे हालांकि आंकड़ा नहीं पता कि कितने गरीब के खाते में पैसे गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत गरीब हैं जिनके खाते में पैसे गए, उसका भी बहुत बड़ा रोल है जो अभी मैंडेट के रूप में देखने को मिल रहा है प्रदीप जी। और विपक्ष की रणनीति जो है वो कारगर रही। उसने समय के हिसाब से नेशनल इश्यूज को भी उठाया, समय के हिसाब से इमोशनल इश्यूज को भी उठाया, और समय के हिसाब से उसने विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसको भी उठाया। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। सुजीत जी बने रहिए हमारे साथ में। के वक्त साहब, मैं आपसे भी वही समझने की कोशिश करूंगा कि सत्ता पक्ष के पास में रणनीति बहुत शानदार है, कब कहां किसको लगाना है
और कब कहां किसको हटाना है, कौन सा मुद्दा कब उठाना है, कौन सा मुद्दा कब गिराना है, ये सत्ता पक्ष को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन विपक्ष के पास में कोई कारगर रणनीति नहीं है। यूपी की बात करें, 7 में से 6 सीटें भाजपा जीतती नजर आ रही है। और दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ ने 18 सीटों पर बिहार में जाकर के किया था, प्रचार किया था, जिसमें से 10 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा को पता है किसका कहां पर कब इस्तेमाल करना है और उसका फायदा लेना है। देखिए प्रतीक जी, इसमें जो मेरा मानना है जी, कि जैसे विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, तो एक कांग्रेस पार्टी है, एक ओबीसी की पार्टी है, एक मायावती की पार्टी है, एक राष्ट्रीय लोक दल है और एक सापा है। ये सबको मिलकर एक गठबंधन बना, तो वहां नेता एक नहीं है। जबकि यहां दूसरी विपरीत स्थिति है। यहां पे बिहार में नेता नीतीश कुमार हैं, तो केंद्र में नेता मोदी जी हैं। तो इसलिए वो नीति, और चूंकि मोदी जी सत्ता में है तो नीति को स्पष्ट करते हैं। आगे वाले चुनाव में अगर जीते तो अपनी नीति को बताने में सक्षम है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी कोई नीति स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। यही स्थिति मायावती की है। मायावती बिहार में उनका कोई वो नहीं है, वहां नीति स्पष्ट नहीं करती थी। ये बात से आपसे सहमत हूं कि विपक्ष में एकता कम है और नीति नहीं, इस बात से सहमत हूं। लेकिन सत्ता पक्ष में होने के नाते इसका बिहार चुनाव में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में रहे हैं, मोदी जी 6 साल से मोदी जी सत्ता में है, तो इसका भी लोगों को इसका असर पड़ता है। लेकिन फिर वो तो तब तो फिर एंटी इनकम्बेंसी भी तो है ना। हाँ। 15 साल से आप सत्ता में हैं तो आपके खिलाफ भी वोट पड़ना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष ने बड़ी होशियारी से एंटी इनकम्बेंसी को दरकिनार कर दिया। जी वही कह रहा हूं, क्योंकि मोदी और इन्होंने अपनी एक चीज नीति स्पष्ट कर दी। तीसरी बात, तो पटना से एक हमारे सहयोगी बोल रहे थे कि जो जन धन योजना है, एक चीज प्रदीप में जानना चाहता हूं, अब जनता के मन में क्या है। तो अब चुनाव परिणाम अभी आपके नतीजे पूरे नहीं आ रहे हैं, नतीजे भी आने में समय लगेगा, ये सब रुझान ही आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपको घर में गैस मिल गई, और गैस मिल गई, अनाज नहीं तो गैस में क्या करेंगे आप? ठीक बात। महंगाई बढ़ रही है, आपको चूल्हा आपको पैसा मिल गया, दावल चावल नहीं मिल रहा, तो पैसों के क्या करेंगे? और जितना पैसा बैंक में जाता है, ये सब देखिए ऐसा नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो बात अलग है, जनधन योजना और इन सब की बात अलग है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सारे मुद्दे उठाए, मंदिर का मुद्दा उठाया, 370 का मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं बैकडोर से हिंदू मुस्लिम भी हुआ, उसका भी पोलराइजेशन हुआ। योगी जी यहाँ से गए, संत हैं, महात्मा हैं, उनका अपना प्रभाव है। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही रणनीतिक चतुराई के साथ में सारी चीजें की। विपक्ष में यह कमी नजर आ रही है। विपक्ष में ऐसा कोई योग्य नेता है नहीं। राहुल गांधी को हम अपरिपक्व नेता मानते हैं, और उसी प्रकार से मायावती योग्य नेता है, लेकिन एक वो जाति की नेता है। मायावती जाति की नेता है, वो उनके साथ सवर्ण या कहने के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक जाति की नेता की उनकी मानता है। इसी प्रकार मुलायम सिंह की सापा पार्टी, अखिलेश यादव की एक पार्टी की नेता है, वो जन सामान्य की नेता नहीं है। तो हमने पहले कहा था, अलग अलग नेता विपक्ष में कोई एक चेहरा नहीं है, जबकि यहां सिर्फ एक ही चेहरा है, मोदी, शाह, वहां नीतीश कुमार, यही एक चेहरा है। तो इसका थोड़ा असर तो पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी एकदम से रिजल्ट नहीं आया, अभी रुझान आ रहे हैं। नहीं, ये रुझान है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, अंतर बहुत बड़ा हो गया। 129 है एनडीए का और यूपीए 103। क्या ये इसका उलट आप देख सकते हैं क्या, कि यूपीए 103 हो जाए, 130 हो जाए और एनडीए 103 हो जाए? लेकिन मोदी की नीतियों का असर पड़ा। मोदी तो जादुई नेता है ही। और मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान की जो स्थिति है, वो एनडीए को 129 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और यूपीए को 103 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये शाम तक इसका उलट भी हो सकता है? देर रात तक ऐसा है कि अभी 1/3 गिनती हुई, 1/3 गिनती हुई और 2/3 अभी बाकी है। 3 करोड़ अभी वोटों की गिनती नहीं हो पाई है। तो अभी इसमें तत्काल कोई रिएक्शन देना मैं उचित नहीं समझता। अभी पूरे परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद भी इस पर कुछ कहा जा सकता। चलिए सुजीत जी के पास दोबारा चलेंगे। सुजीत जी, आप तो जमीन पे वहां पर रहे लंबे समय तक। ये जो आरजेडी है ना, उसने सबको दरकिनार कर दिया। उसको लगता है कि बस हमसे बड़ा कोई नहीं, हमने एक दांव चल दिया, अब इसके आगे सारे धराशायी हो जाएंगे।
यही काम हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। अखिलेश को यह लगा कि 2012 में जो जीत मिली थी वो उनके कारण मिली, लेकिन 2017 में वो धराशायी हो गए। ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं मात खाने की एक बड़ी वजह है। का भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं आप जी। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और आप ओवर कॉन्फिडेंस के दम पे मैंडेट अगर हासिल कर लें, ये मुझे नहीं लगता कि ये उचित हो सकता है। आप यूपी की सियासत को आप बहुत नजदीक से देख रहे होंगे प्रदीप जी, चूंकि आप यूपी में ही है, लेकिन बिहार की सियासत को मैं जहां तक देख रहा हूं, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको गठबंधन धर्म निभाने के लिए त्याग देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और इस चीज से कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर आप ये जब सोचे कि नहीं हम इसे हासिल कर सकते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी वो नासमझी हो सकती है। जो चुनाव के वक्त में अगर ऐसी भूल होती है तो उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। प्रदीप जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ा दिल रखना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस की बात तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा। ये बात हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी, ये बात हमने बिहार में भी देखी और अन्य प्रदेशों में भी देखी, कांग्रेस के साथ में भी देखी, जहां ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मात खानी पड़ी। गुजरात में भी यही हुआ सुजीत जी, और बख्श साहब आपने भी देखा गुजरात में भी यही हुआ। राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ रहे थे वहां पर, हालांकि ये अलग बात है कि वो भाजपा को सेंचुरी उन्होंने नहीं बनाने दी, 99 पर ही रोक दिया था, लेकिन अगर वो सबको साथ लेकर के चलते तो शायद वो भाजपा को सत्ता से बेदखल भी कर सकते थे। आपका फाइनल कमेंट सुजीत जी। यही कहना चाहूंगा प्रदीप जी कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और अभी हालांकि बदलाव बहुत कुछ नहीं होने जा रहा। मैं भी 2-3 चीजें मैं अभी और देख रहा हूं। जो कैंडिडेट अगर इस राउंड में 500 वोट से आगे है तो अगले राउंड में भी 500 वोट से ही आगे हो रहा है, मतलब वो 500 आगे ही चल रहा है, वो न कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है। ऐसी कई सीटें हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार का मजा लेना होगा, क्योंकि अब ये वोट जो है धीरे धीरे कॉन्सोलिडेटेड हो रहे हैं, ये ठोस हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा सीटों का उतार चढ़ाव होगा प्रदीप जी। लेकिन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि थोड़ा आपने बिल्कुल सही गाने का इस्तेमाल किया, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और हम लोग को भी थोड़ा इंतजार का मजा लेना है। बख्श साहब आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, जैसा कि भी कह रहे थे हमारे पटना के सहयोगी, अभी इसमें स्पष्ट रूप से कुछ भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते। न तो सत्ता पक्ष की जीत है न विपक्ष की जीत है, पूरे नतीजे आने के बाद ही इस पे कोई प्रतिक्रिया देना उचित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बहुत शुक्रिया, और अपने एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए और बाकी अपडेट के लिए, तुरंत अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो।